Hello. In the last lecture, we have studied equation of motion for a system of particles. Now we will study center of mass of a system. तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे एक सिस्टम को। हमने जब इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली थी उसमें एक सिस्टम कंसीडर किया था। उस सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n थे। तो कंसिडर दिस इज ए सिस्टम, ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा सिस्टम है। इस सिस्टम में इस सिस्टम में ये बहुत सारे पार्टिकल्स अज्यूम किए हमने कि ये सिस्टम n पार्टिकल का बना है। इसमें ये वाला पार्टिकल है, इसका मास m1 माना है। इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हमारा r1 है। ये कोई पार्टिकल m2 है, इसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन r2 है। इस प्रकार से जो हमारा nth पार्टिकल है उसका मास mn है और इसका पोजीशन वेक्टर rn है। अब जो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का एक ज्योग्राफिकल पॉइंट, ज्योमेट्रिकल पॉइंट C होगा। दिस इज सेंटर ऑफ मास और इस पॉइंट पर तो सारा का सारा मास लाई करेगा। और ये भी हम कह सकते हैं कि जो जितना भी एक्सटर्नल फोर्स है वो इस पॉइंट पे एक्ट करेगा। तो एज पर डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम इज डिफाइंड एज द ज्योमेट्रिकल पॉइंट C। दिस इज द ज्योमेट्रिकल पॉइंट C वेयर होल द मास ऑफ द सिस्टम अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। तो इस पॉइंट पे हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि सारा का सारा मास इस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड है। और इट इज अ पॉइंट वेयर एक्सटर्नल फोर्स कैन बी इमेजिन टू एक्ट। तो इस पॉइंट पर हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि सारा का सारा एक्सटर्नल फोर्स इस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है इसका जो पोजीशन वेक्टर है हम कैपिटल R से शो करते हैं। तो जो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो गिवन बाय दिस इक्वेशन। तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, देखो ये तो सेंटर ऑफ मास है वो आएगा इक्वल होगा m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 प्लस m3 वेक्टर r3 एज शोन mn वेक्टर rn डिवाइडेड बाय m1 m2 m3 एज शोन mn। तो ये इक्वेशन 33 आई है। इस इक्वेशन को समेशन फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं, समेशन i इज इक्वल टू 1 to 1 mi ri डिवाइडेड बाई mi। तो जो mi है दिस इज द सम ऑफ m1 m2 m3 mn। ये क्या हो जाएगा, कैपिटल M, दिस इज द मास ऑफ होल ऑफ द सिस्टम। तो इसकी जगह पर हमारा ये कैपिटल M आ गया। तो अब इस इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से हम ये निकाल सकते हैं कि ये जो m है इसको इक्वल से उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, m वेक्टर r कैपिटल इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 to n mi वेक्टर ri। इसको हमने 34 नाम दे दिया इक्वेशन। अब हमने इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली थी फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। वो क्या आई थी, समेशन i इज इक्वल टू 1 to 1 डबल डेरिवेटिव ऑफ mi वेक्टर ri विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू वेक्टर fe, दैट दिस इज एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तो इसमें हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर सकते हैं, समेशन है उसको अंदर ले जाएंगे, ये डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा और इस समेशन i इक्वल टू 1 to 1 mi वेक्टर ri हो जाएगा इज इक्वल टू fe। उसके बाद जो इक्वेशन 34 एंड 36, ये देखो 34 है 36 ये मानी है। तो 34 में हमने क्या था, ये जो समेशन i इक्वल टू 1 to n mi वेक्टर ri है वो किसके बराबर होगा, कैपिटल mr वेक्टर। तो इसको हम यहाँ रख देंगे, इसकी जगह पर ये आ गया m वेक्टर r। अब क्या किया, जो मास ऑफ द सिस्टम है कैपिटल M इसको बाहर निकाल लेंगे। ये क्या आ गया, डबल डेरिवेटिव ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू fe। इसको इक्वेशन 37 नाम दे दिया। अब देखो ये जो इक्वेशन 37 आई है दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास।
ये देखो, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन है। अब देखिए ये जो आया है हमारा डी बाई डी टी ब्रैकेट स्टार्ट डी बाई डी टी वैक्टर आर, डबल डेरिवेटिव है आर का, ये हमें क्या देगा, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो दिस क्वांटिटी इज एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम इक्वेशन 37, हमने 37 नहीं निकाली थी। इट इज क्लियर दैट, देखो इस इक्वेशन से हमें क्या क्लियर है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, center of mass of the system moves in such a manner as if total mass of the system is concentrated at this point and the total external force is acting on this point। ठीक है, अब क्या देखो, हमने क्या जूम किया था, जो इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली थी कि जो म्यूचुअल इंटरेक्शन है वो न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करती है, ओबे करती है। तो इफ़ अगर ये म्यूचुअल जो इंटरेक्शन है, फोर्सेस ड्यू टू म्यूचुअल इंटरेक्शन, न्यूटन्स लॉ को अगर ये ओबे कर रहे हैं, देन दे हैव नॉट एनी इफेक्ट ऑन मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ये दिस इज नॉट सेकंड लॉ, दिस इज थर्ड लॉ। अब निकालेंगे हम लीनियर मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन टर्म्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो लेट पी आई बी द मोमेंटम ऑफ हाईएस्ट पार्टिकल। तो टोटल लीनियर मोमेंटम क्या होगा, इनका वेक्टर सम होगा, दिस इज टोटल लीनियर मोमेंटम, ये वेक्टर P1 प्लस वेक्टर P2 वेक्टर P3 या सो ऑन वेक्टर Pn। समेशन फॉर्म में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, I इक्वल टू 1 to n वेक्टर Pi। अब देखो जो मोमेंटम है मास P, इसको हम मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं, दिस इज MI/VI। जो VI है, VI को हमने क्या लिख सकते हैं, dRi/dt। तो इस वेलोसिटी की जगह हमने dRi/dt कर दिया। अब देखो अब क्या बन गया है, वेक्टर P इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to 1। MI को हम इस D के अंदर ले गए, क्या आ गया, d/dt MI वेक्टर Ri। अब d/dt को बाहर ले जाएंगे और समेशन को अंदर ले जाएंगे, तो d/dt समेशन I इज इक्वल टू 1 to 1 MI Ri। अब हमने पता है कि दिस इज क्वांटिटी क्या है, समेशन I इज इक्वल टू 1 to 1 MI Ri हमने निकाला था, क्या था, M वेक्टर R। तो इसकी जगह पे हम M वेक्टर R रख देंगे। अब क्या किया, इस M को बाहर ले गए, M को बाहर लेने के बाद क्या बच गया, d/dt किसका, R का। तो dR/dt क्या होगी, वेलोसिटी। तो ये जो VI है वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब फ्रॉम इक्वेशन 41, इक्वेशन 41 है, इससे क्या क्लियर है कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम है P, वो क्या होगा, वो इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड टोटल मास ऑफ द सिस्टम M। तो P इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, कैपिटल MV। तो ये हमारा रिलेशन हो गया मोमेंटम P और टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड velocity of center of mass। Thank you।